सत्व, रजस एंड तमस। तो पहला अगर ह्यूमन पर्सनालिटी की थ्योरी में हम देखेंगे तो रोगर और मैस्लो ने दी हुई है पहली, उसके अंदर पहला कार्ल रोगर्स ने, तो रोगर जो है उनका पूरा नाम कार्ल रोगर्स है। तो ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ पर्सनालिटी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो रोगर्स के हिसाब से एवरी इंडिविजुअल हैज एन इनेट टेंडेंसी टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजिंग वंस पोटेंशियल। यानी हर उनका ये कहना था कि हर एक इंसान में उसके खुद के व्यक्तित्व में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी होती है, यानी उसको खुद पता होता है कि वो कब कुछ सही कर रहा है, कब कुछ गलत कर रहा है, ठीक है। तो उसको अपना खुद का पोटेंशियल वो रियलाइज कर सकता है। ऑब्वियसली मुझे पता है कि मैं कितनी देर आपसे बात कर सकती हूँ, कितनी देर में पढ़ सकती हूँ, कितनी देर में योग कर सकती हूँ, कितनी देर में क्या क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें मुझे पता होती है, दैट्स वाई। तो हार्मनी बिटवीन द सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ डिटरमाइंस हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब जो सेल्फ और आइडियल सेल्फ है, यानी जो मैं खुद हूँ और जो मैं एक्चुअली हो सकती हूँ, उसके बीच का जो गैप होता है, उससे पता चलता है कि आपकी पर्सनालिटी हेल्दी आप कैसे कर सकते हो। क्योंकि जैसे अभी हम हैं और जैसे हम अच्छे वे में हो सकते हैं, उन दोनों, अगर हमें ये नहीं पता होगा कि हम अच्छे वे में कैसे हो सकते हैं, दैट मीन्स कि हम अपनी हेल्दी पर्सनालिटी की तरफ काम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली हर इंसान अपनी पर्सनालिटी को दिन पर दिन उसको डेवलप करता है, दिन पर दिन उसको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, तो वो उन्होंने इसलिए कहा है एक्सेप्टेंस विदाउट जजमेंट, कि हमको हर चीज को बिना किसी जजमेंट के एक्सेप्ट करना होता है। जस्ट लाइक एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे हमने कोई ओकेजन किया, बर्थडे पार्टीज है, एनिवर्सरीज हैं, कुछ भी है, गेट टुगेदर है, और पीपल्स आर यूज टू कम विद गिफ्ट्स, बट हम क्या करते हैं, वी जस्ट यूज टू दिस की ये तो इतना सस्ता सा गिफ्ट है, ये तो इतना छोटा सा गिफ्ट है, हमने तो उनको इतना बड़ा गिफ्ट दिया था, उन्होंने हमें ऐसा दिया। तो इस तरह के जो पॉजिटिव रिगार्ड्स जो ऐसे जो होते हैं, ये हमें नहीं करना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस विदाउट जजमेंट, यानी किसी भी चीज को हम अच्छे वे में एक्सेप्ट करेंगे। कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है तो हमारे दिमाग में आता है कि अरे ये इंसान का कोई मतलब होगा, दैट्स वाई ही इज डीलिंग विद दैट मच ऑफ पॉजिटिव वे। तो ऐसा करना, ठीक है, तो वो जरूरी है हमारी साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट, ऑर्गेनिज्मिक वैल्यूइंग प्रोसेस, कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है अ पर्सन्स बिलीव अबाउट देमसेल्व्स, कौन इंसान किसके बारे में, अपने बारे में क्या समझ रहा है, खुद के बारे में उसका क्या मानना है। मुझे पता है मैं कैसे इंसान हूँ, आप लोगों को पता है आप लोग कैसे हैं, आप लोग का IQ लेवल कहाँ तक है, आप लोग की चीजें कहाँ तक है, तो वो अ पर्सन्स बिलीव्स अबाउट देमसेल्व्स। ऑर्गेनिज्मिक वैल्यू प्रोसेस का मतलब होता है इवेल्युएटिंग एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन इनर फीलिंग्स, यानी हमारे खुद के ही एक ऐसे प्रोसेसेस, यानी हमारी जो इनर फीलिंग्स है उसकी बेसिस पे हमारे जो एक्सपीरियंसेस को जब हम इवेल्युएट करते हैं कि हाँ मेरे साथ ये पहले हो चुका है, अब मेरे साथ ये ऐसा है, मेरे साथ ये चीज ऐसी हो चुकी है, अब मेरे साथ ये चीज ऐसी है, तो ये जो करना होता है, तो इसको इवेल्युएट जब हम करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को, तो वो ऑर्गेजमिक वैल्यूइंग प्रोसेस में आ जाता है। कॉन्ग्रुएंस एंड इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी और मिसमैच बिटवीन सेल्फ एंड आइडियल सेल्फ। मैं जैसी हूँ और जैसी मैं बहुत अच्छे लेवल पे बन सकती हूँ, उसके बीच में जो समानता और असमानता जो है, वो कॉन्ग्रुएंस और इनकॉन्ग्रुएंस कहलाती है। जो समानता है वो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगी, जो असमानता है वो इनकॉन्ग्रुएंस कहलाएगी, ठीक है। यानी जैसे हम हैं और जो हमारा आइडियल पर्सनैलिटी हम बन सकते हैं, ठीक है। रॉगर्स व्यूड ह्यूमन बींग्स एज फ्री, उन्होंने कहा है ह्यूमन बींग जो होते हैं वो फ्री होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, फंडामेंटली गुड होते हैं। ऑब्वियसली हम लोग हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस के लेवल पे हम लोग बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग बहुत क्रिएटिव हैं, हम बहुत फ्री होते हैं हर चीज़ करने के लिए। फंडामेंटली गुड होते हैं का मतलब होता है कि हम अपने हर चीज़ बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं, हमारे IQ लेवल्स पे अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसा कार्ल रॉबर्ट्स का मानना था। क्लियर हो गई है कार्ल रॉबर्ट्स की थ्योरी? यस मैम। यस मैम। ओके। अब्राहम मैस्लो ने दूसरी थ्योरी दी है हमारी। तो अब्राहम मैस्लो जो है उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स को बताया है। हायरार्की ऑफ नीड्स मतलब जरूरतों के हिसाब से आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या आपकी पर्सनालिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो उसमें पहला पॉइंट है व्हेन बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड अ पर्सन ग्रोज टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब लोगों हमारा ऐसा मानना है कि अगर हमारे बेसिक नीड्स फुलफिल है, अगर हम स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो हमारे पास पेन हो, पेंसिल हो, हम लोग स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करते हैं कॉलेज वॉलेज जाना तो हमारे पास बैग भी अच्छा होना चाहिए, स्टेशनरी हमारे पास बहुत अच्छी होना चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें तभी जाके हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। बट अब्राहम मैस्लो का ऐसा मानना है कि अगर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल होती हैं
तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बहुत अच्छे से बढ़ सकते हो। बेसिक नीड्स इन द सेंस जो आप खा रहे हो, पी रहे हो, सोने का, उठने का, रहने की व्यवस्था है, तो आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे फोकस कर पाओगे। वह ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द सेटिस्फैक्शन और नीड्स। तो ह्यूमन मोटिवेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है, ये दोनों ही चीजें सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड पर वो है, टिकी हुई है। ऐसे कैसे? अगर आपका सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, आपकी जरूरतें फुलफिल हो जाएंगी, तो आप अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे और आप अपने आप को भी, आपको एक प्रभावित चीजें मिल जाएंगी चीजें करने के लिए, कि इस चीज को आप ऐसे बदल सकते हो, ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, इस लेवल को आप इस लेवल तक हासिल कर सकते हो। तो ह्यूमन मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों ही चीजें अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन के ऊपर टिकी रहती है। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ने एक चीज, दो चीजें और बताई हैं। ह्यूमंस आर इनहेरेंटली, यानी ह्यूमंस जो है वो अल्टीमेटली वैसे तो पॉजिटिव है, क्योंकि बचपन में तो हम बहुत पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारे एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर हमारे जो मोटिव्स हैं, हमारी जो चीजें हैं वो चेंज होने लग जाती हैं, कि हम नेगेटिव होंगे, हम पॉजिटिव होंगे, ये सब चीजें। तो आप लोग मतलब हम ह्यूमंस जो है वो हमेशा से पॉजिटिव होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, हमें पता है कि हमें अपनी ग्रोथ को बहुत अच्छे लेवल पे करना है, कैपेबल होते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, हम अपना खुद का सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट स्टिल हम नहीं चाहते, हम अपना ध्यान वहां लगाते हैं जहां उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय एक्सपीरियंस, फ्री विल एंड सेल्फ अवेयरनेस। पर्सनैलिटी जो है उसमें क्या क्या होता है, एक्सपीरियंसेस, हम जैसे एक्सपीरियंसेस करते हैं वैसे हमारी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है। फ्री विल मतलब हम जैसे चाहें वैसे अपनी पर्सनैलिटी को कर सकते हैं। और सेल्फ अवेयरनेस, ऑब्वियसली सेल्फ अवेयरनेस इसलिए, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस कैसी है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे बन सकती है। तो हम अल्टीमेटली हमारे एक्सपीरियंसेस जो हैं, सेल्फ अवेयरनेस जो है, इन सब चीज़ों के ऊपर टिका होता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप करनी है, कैसे बनानी है, ठीक है। अब योगिक पर्सनैलिटी मॉडल है, उसमें त्रिगुण को फिर से सत्व, राजसिक और तामसिक को बताया है। तो थ्योरी ऑफ त्रिगुणा इज बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसफी ऑफ योगा। आप लोग सब जानते होंगे सांख्य फिलोसफी ऑफ योगा को, जो भगवत गीता, उपनिषद, इन सब चीजों के साथ साथ चलती है। कोई जानता है सांख्य फिलोसफी ऑफ योगा को? नो मैम। सांख्य फिलोसफी ऑफ योगा जो है अनु, उसमें क्या होता है कि उसमें हमको एक ऐसी फिलोसफीज के बारे में बताया जाता है जिसमें कि हमारी पूरी बॉडी तीन ही चीजों से मिलकर के बनी है, एंड दोस थ्री थिंग्स आर सात्विक, राजसिक एंड तामसिक प्रॉपर्टी। भगवत गीता में, उपनिषद में भी यही बताया है कि हमारी बॉडी जो है उसमें त्रिगुणात्मक प्रॉपर्टी होती है। त्रिगुणात्मक प्रॉपर्टी में सात्विक वे में, राजसिक वे में, तामसिक वे में हमारी बॉडी और पर्सनैलिटी कैसे काम कर रही है। तो दिस इज द सांख्य फिलोसफी, ठीक है। एवरी पर्सन possesses ऑल थ्री गुणास इन वेरिंग प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पहला है सात्विक यानी सत्व। सत्व का मतलब होता है प्योरिटी, बैलेंस, समानता, हार्मनी यानी पीस, बैलेंस हमारी बॉडी और माइंड में, और नॉलेज। देखिए चार चीजें अगर हमारे पास हैं, दैट मीन्स कि हम सात्विक हैं, ठीक है। तो सात्विक लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? तो बहुत शांत होते हैं, पीस, काम होते हैं, कंपैशन यानी किसी चीज को करने की लगन होती है उनमें, इंक्लिनेशन टुवर्ड्स नॉलेज, किसी भी नॉलेज की तरफ वो खिंचते हैं, मेंटल क्लैरिटी होती है, उनको पता होता है उन्हें कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी होती है, उनकी विजडम बहुत अच्छा होता है। मोरल डिसिप्लिन बिहेवियर, मोरल डिसिप्लिन बिहेवियर मतलब उन्हें पता है कि अगर मुझे इतने बजे उठना है, मुझे इतने बजे ये काम करना है, मैं अपने टाइम से परे नहीं जा सकता, मैं अपने टाइम के अलावा नहीं कर सकता। तो ये चीजें उनमें होती हैं। और ट्रूथफुलनेस, कंटेनमेंट, इक्विटी होती है, ठीक है। पर्सनैलिटी में अगर हम देखें तो सात्विक इंडिविजुअल जो होते हैं वो बहुत पीसफुल, शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, एथिकल और बहुत धार्मिक होते हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी में अगर हम सात्विक व्यू की बात करेंगे तो ऐसे लोग बहुत शांत, स्टेबल, एथिकल और स्पिरिचुअल वे में हमें मिल सकते हैं। दूसरा आता है राजसिक। राजसिक जो है वो काफी एक्टिव होता है, एनर्जेटिक होता है और पैशनेट होता है, यानी उसको हर चीज अपनी खुशी के लिए करना होती है। तो राजसिक वे में क्या होता है, तो वही खुशी के लिए अगर करना होती है तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या हो सकती हैं, डिजायर्स यानी उनकी इच्छाएं काफी होंगी, उनके एम्बिशंस, रेस्टलेसनेस यानी हमेशा वो उलझन में रहेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, चार चीजें उनको एक साथ याद रहेंगी। इमोशनल फ्लक्चुएशंस उनमें काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि उनमें एक डिजायर है हर चीज के लिए, तो जहां डिजायर होगी वहाँ पे इमोशनल फ्लक्चुएशंस हमेशा रहेंगे। कंपटीशन रहेगा, उनको खुद से ही कंपटीशन है, प्लस बाकी लोगों से भी उनको कंपटीशन है। सेल्फ सेंटर्डनेस, हमेशा वो अपने ही बारे में सोचेंगे, ठीक है।
हमेशा अपने ही बारे में सोचेंगे, वो फोकस ऑन एक्सटर्नल अचीवमेंट्स और बाहर के अचीवमेंट्स पर उनको फोकस होगा। भले उनकी इनर पीस से वो सेक्रीफाइस कर लें, अपनी इनर पीस उनको नहीं समझ में आ रही है, बट स्टिल उनको ये दिखेगा कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतने लाख का पैकेज चाहिए, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे घर बनाना, तो उनको बाहर के अचीवमेंट्स पर उनका फोकस रहता है। बट इनर जो स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स हैं जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिनका फोकस सात्विक लोगों पर होता है। तो पर्सनैलिटी में अगर हम बात करें तो राजसिक इंडिविजुअल जो होता है वो काफ़ी एक्टिव, एम्बिशियस होते हैं, डायनेमिक होते हैं, लेकिन इंटरनली उतने हेल्दी नहीं होते हैं, ठीक है। इंटरनली वो लोग इतने सूद नहीं होते हैं। फिर आता है तमस। तमस इज इनर्शिया, इग्नोरेंस, डलनेस। इनर्शिया मतलब अपने आप से ही लड़ाई होती रहती है उनकी, इग्नोरेंस हर चीज को इग्नोर करना, अच्छी चीजों पे ध्यान ना देना, और डलनेस हमेशा आलसी वे में, अब कर रहे हैं, अब करने की तलाश में है वाली चीज है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंफ्यूजन, इनर्शिया, कंफ्यूजन मतलब वो उनको समझ में नहीं आता कि क्या सही है क्या गलत है, कैसा होना चाहिए, ठीक है। लेजीनेस होती है, अपैथी यानी उनके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि बहुत पॉजिटिव वे में हो। नेगेटिव टेंडेंसीज उनके अंदर होती है, वो हर चीज को नेगेटिव वे में देखते हैं कि ये चीज अगर ऐसी होती है तो इसके पीछे का ये नेगेटिव रीजन हो सकता है। फियर, अटैचमेंट, इग्नोरेंस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है तमस पर्सनैलिटीज की। अब इनकी पर्सनैलिटीज जो है वो काफी इनएक्टिव रहती है, लेथार्जिक, बहुत आलसी, कोई काम नहीं करना है ऐसा, कंफ्यूज है, इनडिफरेंट होते हैं। तो ये इनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए, ठीक है। फिर योगिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो द गोल ऑफ योगा इज ट्रांसफॉर्म तमस। अब जो योगा का काम है वो क्या है, तामसिक लोगों को राजसिक में कन्वर्ट करना। अब ऑब्वियसली तामसिक से सीधा हम सात्विक में तो नहीं हो सकते, तो तामसिक से हम राजसिक में कन्वर्ट करेंगे और राजसिक से फिर हम लोग सात्विक में कन्वर्ट करेंगे। तो धीरे धीरे करके चीजें हमको करना है। तो योगा इज एक्चुअली हेल्प्स फॉर टू ट्रांसफॉर्म द तमस, रजस एंड सात्विक, अल्टीमेटली लीड द इंडिविजुअल टूवर्ड्स। तो ये हमारे योगा का क्या मतलब है, योगा का पर्सपेक्टिव क्या है कि वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को सात्विक स्टेट ऑफ माइंड में प्योर और क्लियर करके ही मतलब उसका पूरा गोल है वो आपको पूरा अचीव करवाता ही करवाता है, ठीक है। जो योगिक प्रैक्टिसेस हमारे गुनाह को इम्प्रूव कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो आसनास जो होते हैं वो बहुत ज्यादा, अगर हमारी बॉडी में रजस है तो उसको कम कर सकता है, वो बॉडी में एक बैलेंस लेकर आ सकता है। प्राणायाम जो है वो हमारे दिमाग को प्यूरिफाई करके सत्व को बढ़ा सकता है। मेडिटेशन जो है वो एक स्टेबिलिटी, पीस और क्लैरिटी लेकर आ सकता है हमारे दिमाग में, क्योंकि अब हम इतने तामसिक और राजसिक हो गए कि अब हमारे अंदर वो क्लैरिटी नहीं है, तो हमें सात्विक बनना पड़ेगा। यम और नियम से तमस पूरी तरह से कम होके और सत्व की तरफ हम लोग जा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है त्रिगुणा तीनों को? यस मैम। ठीक है। अब हम पंच कोशास मॉडल पढ़ेंगे, 5 शीट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। यानी जैसे कि आप लोगों को भी पता होगा, हमने बताया था मतलब योगिक वे में हमारी बॉडी जो है वो 5 चीजों से मिलकर बनी है, एंड दोज आर क्या है, पंच महाभूतास से मिलकर के। अब हमारी जो पर्सनैलिटी है वो 5 लेवल, 5 शीट्स पर काम करती है, ठीक है। तो हमारी पर्सनैलिटी योगा के हिसाब से 5 शीट्स पे है। फ्रॉम द तैत्तरीय उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद में ऐसा कहा है, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द ह्यूमन बीइंग एज कंपोज्ड ऑफ 5 लेयर्स। तैत्तरीय उपनिषद में कहा है कि हमारा जो ह्यूमन बीइंग है वो 5 लेयर से मिलकर के बना है। वो 5 लेयर को हम कोशास बोल सकते हैं। दैट कवर द आत्मा, यानी जो हमारी आत्मा को भी कवर करता है, यानी प्योर कॉन्शियसनेस लेवल पर कवर करता है। तो पहला आता है अन्न में, फिर प्राण में, मनो में, विज्ञान में और आनंद में। ये 5 हमारे कोशा से। तो पहला जो अन्नमय कोशा है जिसको हम फिजिकल बॉडी बोलते हैं, जो कि हमारे खाने से बनी है। अन्न मतलब खाना, नाम में ही लिखा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो। ऑब्वियसली अगर हम खाना नहीं लेंगे तो हमारी फिजिकल बॉडी की एनर्जीज लो हो जाती हैं, हमारे फिजिकल बॉडी के फंक्शंस डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अन्न में जो है वो फिजिकल बॉडी से मिलकर के बना है, जो कि इट इज मेड अप ऑफ फूड, जिसको हम अन्न बोलेंगे। इसमें क्या क्या आते हैं, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स एंड सेंसेस। ये 5 चीजें हमारे कहाँ आती हैं, अन्न में कोशा में, क्योंकि इन सारी ही चीजों को अन्न चाहिए ग्रो करने के लिए। मैम फिर से रिपीट कीजिए ना, मैं नोट डाउन कर रही हाँ हूँ। हाँ, अन्न में कोशा जो होता है उसमें वो खाने से मिलकर के बना होता है, और इंक्लूड करते हैं उसमें हम मसल्स में बोन्स, मतलब मसल्स, बोन्स, ऑर्गन्स और सेंसेस। 4 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं लितु। तो ये जो 4 चीजें जो हैं हमारी, ये हमारी बॉडी में अन्न से ही चलती हैं। अगर हम अन्न नहीं लेंगे तो इन चारों चीजों का ही काम हैम्पर होगा। तो अन्न में कोशा में इन 4 चीजों को इंक्लूड किया गया है, मसल्स, बोन, ऑर्गन्स एंड सेंसेस, ठीक है।
मेंटेन थ्रू प्रॉपर डाइट, अगर हमको अन्नमय कोशा अगर हमको मेंटेन करना है तो वो किस किस से होगा? पहला डाइट से, दूसरा आसनास से और तीसरा रेस्ट से, क्योंकि इन तीनों ही चीजों से हमारी फिजिकल बॉडी का कनेक्शन है, रिजेम्बलेंस है। ठीक है। फिर आता है हमारा प्राणमय कोशा। तो प्राणमय कोशा मतलब प्राण यानी एनर्जीज हमारी बॉडी में जो फ्लो हो रही है, तो इट इज मेड अप ऑफ प्राण, लाइफ फोर्सेस जो हम सांस ले रहे हैं। इसमें आता है इंक्लूड्स ब्रीथ, नाड़ीज एंड चक्रास। ठीक है, नाड़ी, चक्र और ब्रीदिंग, ये तीन चीजें हम प्राणमय कोशास में देखते हैं। ये हम कैसे कर सकते हैं? प्राणायाम से। प्राणमय कोशा है तो प्राणायाम से, एनर्जी रेगुलेशन से हम लोग इसको सही कर सकते हैं अगर ये कभी भी इम्बैलेंस की तरफ जाता है तो। तीसरा है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा जो है वो विजडम का, मेंटल इमोशनल बॉडी का कोशा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ थॉट्स, यानी हमारे जो भी विचार आते हैं, हमारे जो इमोशंस हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग है, ये सारी चीजों को हमको देखना होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रेस, डिजायर्स एंड अटैचमेंट। किस किस से इन्फ्लुएंस होता है ये? अगर हमको किसी भी चीज का स्ट्रेस हुआ, हमारी लालसाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई किसी चीज के लिए, अटैचमेंट्स हो गए, तो उसकी वजह से मनोमय कोशा इम्बैलेंस हो सकता है, डगमगा सकता है। तो उसके लिए हमें प्रत्याहार, माइंडफुलनेस और चैंटिंग्स करना रहेंगे। प्रत्याहार मतलब कंट्रोल ओवर द सेंसेस, हमारे सेंसेस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। खाना खाने के बावजूद भी हमारी कुछ ना कुछ खाने की इच्छा हो रही, दिस इज द अनकंट्रोल ऑफ द सेंसेस, तो हमको वो कंट्रोल लेकर के आना है। तो प्रत्याहार, माइंडफुलनेस, चैंटिंग, तीनों चीजों से हम मनोमय कोशा को बैलेंस कर सकते हैं। फिर आता है फोर्थ वन इज द विज्ञानमय कोशा। इट इज द विजडम और इंटेलेक्ट बॉडी। डिस्क्रिमिनेशन, जजमेंट, इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब हमें पहले से ही आभास हो जाना है किसी चीज का। जजमेंट मतलब हम किसी भी चीज को जज कर लेते हैं पहली बार देख के। कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत ही विजडमफुल होते हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, उनको एक बार किसी से भी मिलकर समझ में आ जाता है कि उनका पर्सनैलिटी ट्रेट कैसा होगा या वो एक्चुअली में कैसे इंसान है। तो वो हम मतलब यहाँ पे इंटेलेक्ट हमारा काफी स्ट्रांग होता है। तो इस चीज को अगर हमें बढ़ाना है तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? स्वाध्याय यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन और धारणा से। दो चीज, स्वाध्याय मतलब खुद से सारी चीजें पढ़ना है, समझना है, सेल्फ प्रैक्टिस करना है, और धारणा मतलब कंसंट्रेशन अगर हमारा इंप्रूव होगा तो हम चीजें जल्दी समझ पाएंगे, रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। फिर आता है फिफ्थ वन इज द आनंदमय कोशा यानी ब्लिस बॉडी, जिसमें हमको सिर्फ डीप पीस चाहिए, जॉय, स्पिरिचुअल कनेक्शन। सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि आप भगवान हैं, हम अपनी प्रेयर में बैठे हुए हैं, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें इनर पीस मिल गई है। सिर्फ दैट्स द ओनली थिंग वी वांट एक्चुअली, इनर पीस हमें जो चाहिए। एक्सपीरियंस हम काय काय में करेंगे? अगर हम मेडिटेशन की स्टेज कर रहे हैं, समाधि या सेल्फ रियलाइजेशन कर रहे हैं, तभी हमको आनंदमय कोशा का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि इतनी इनर पीस आप किसी में भी नहीं है, ना किसी के पास इतना टाइम है कि वो अपनी इनर पीस को या सेल्फ अवेयरनेस में जा सके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया पांचों कोशा सबको? मैम धारणा, कंसंट्रेशन ये तो समझ में आ गया, ये स्वाध्याय, सेल्फ रिफ्लेक्शन ये थोड़ा समझाइए। स्वाध्याय मतलब होता है लिखो कि खुद से ही चीजों को पढ़ना। आपने भी देखा होगा, मैं आपको कितना भी लेक्चर दे दूं 2 घंटे 3 घंटे, लेकिन उस चीज को जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, खुद से आप उस चीज को नहीं समझोगे, तो यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको वो चीज समझ में आएगी ही नहीं। तो वो रेगुलर प्रैक्टिस से, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, सेल्फ अवेयरनेस से अगर हम कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, उसको हम स्वाध्याय बोलते हैं। स्व अध्याय, खुद से किसी चीज को प्रैक्टिस करना और समझना। ठीक है। पर्पस इन साइकोलॉजी एंड योगा क्या हो सकता है? पंचकोशास जो मॉडल है वो पर्सनालिटी को होलिस्टिकली समझने में हमारी हेल्प करता है। तो कौन कौन से हो सकते हैं वो? बॉडी, एनर्जी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड स्पिरिट, ये 5 लेवल्स पे। तो बॉडी इज अन्नमय कोशा, एनर्जी इज प्राणमय कोशा, माइंड इज कौन सा है? मनोमय कोशा, इंटेलेक्ट इज विज्ञानमय कोशा, स्पिरिट इज आनंदमय कोशा, क्योंकि स्पिरिट्स ही एक्चुअली वो पीसफुल स्टेज में होती है। तो योगा का मतलब होता है हमारी ऑल 5 लेयर्स को प्यूरिफाई करना और हार्मोनाइज करना, यानी बैलेंस कर देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? यस मैम। अब पर्सनालिटी को हम लोग असेस कैसे कर सकते हैं? कौन से टेस्ट, कौन सी इन्वेंटरीज होती हैं जो योगा कॉन्टेक्स्ट में यूज हुई है? तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स हेल्प अंडरस्टैंड पर्सनालिटी। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट्स अगर हम करेंगे पर्सनालिटी के, तो क्या क्या करेंगे? हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे कि उसका बिहेवियर कैसा है, तब जाके हम उसकी पर्सनालिटी को समझेंगे।
कॉग्निशन लेवल पे यानी उसकी समझ कैसी है, और इमोशनल स्टेट्स उसके कैसे हैं, वो कब कैसे रिएक्ट कर रहा है, कब कैसे अपने उसको बाहर निकाल रहा है, अपने इमोशंस को बाहर निकाल रहा है, ठीक है। यूज्ड बाय योगा थेरेपिस्ट टू टेलर प्रैक्टिस टू इंडिविजुअल्स, यानी योगा थेरेपिस्ट के हिसाब से अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से वो किया गया। तो पहला है पर्सनैलिटी टेस्ट, दूसरा है स्ट्रेस एंजाइटी इन्वेंटरीज, तीसरा है वेल बीइंग एंड माइंडफुलनेस टेस्ट। तो इन 3 चीजों को हम लोगों ने किया है। तो ऑब्वियसली ये हमारे काम की चीज नहीं है, हम सिर्फ एक बार इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये मेनली साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनके काम ज्यादा आता है ये सब चीजें। तो कुछ टेस्ट है 16 PF यानी 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, आइसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर जो काउंसलर्स बनाते हैं किसी की भी पर्सनैलिटी अंडरस्टैंड करने के लिए, है ना। बिग 5 पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, मायर ब्रिक टाइप इंडिकेटर, गुणा असेसमेंट स्किल्स यानी जिसमें गुणों को देखा जाता है कि कौन सा गुण उनका ऊपर है, कौन सा गुण उनका नीचे। ऐसा नहीं है कि उनका पूरा ऑल टुगेदर वो तामसिक बन चुके हैं, कहीं ना कहीं किसी लेवल पर वो सात्विक होंगे, राजसिक होंगे, तामसिक होंगे, तो उनके लेवल्स हमको पता चल जाते हैं कौन सा लेवल उनका हाई है, ठीक है। योगा पर्सनैलिटी और असेसमेंट टूल्स जो कि एसवीआता या अदर इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से दिए गए हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी इन्वेंटरीज के लिए स्टेट ट्रेट एंजाइटी इन्वेंटरी होती है, परसीव्ड स्ट्रेस स्केल एंड बैक एंजाइटी इन्वेंटरी, ये कुछ नाम है स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए। वेलबिंग माइंडफुलनेस टेस्ट के लिए WHO वेलबिंग इंडेक्स, माइंडफुलनेस अटेंशन अवेयरनेस स्किल्स, योगा सेल्फ एफिशिएंसी स्किल्स और इमोशन रेगुलेशन क्वेश्चनर्स। मतलब ये कुछ टेस्ट हैं जिनके थ्रू हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके काम आते हैं, ठीक है। तो ये सब इवेलुएट करने के लिए हैं चीजें। योगा फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड बैलेंस, तो कौन कौन से ऐसे योगा हैं जिससे कि हम अपनी पर्सनालिटी को, उसका डेवलपमेंट को हर कोशास पर बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। पहला है फिजिकल लेवल, अन्नमय कोशा। आसन कौन कौन से हैं, आसन क्या क्या इंप्रूव करते हैं अन्नमय कोशा में हमारे, क्योंकि बॉडी की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या इंप्रूव करते हैं, पहला इज पोस्चर, आसन करने से हमारा पोस्चर्स अच्छे हो जाते हैं। दूसरा है कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ जाता है। तीसरा है बॉडी अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है। चौथी है स्टेबिलिटी और फिटनेस के लिए। तो ये 4 चीजें हैं जो आसनास अन्नमय कोशा पे जाकर के उसको बैलेंस कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से आसनास है, जैसे कि ताड़ासन, त्रिकोणासन, सूर्य नमस्कार। ये 3-4 कुछ ऐसी चीजें और भी हैं, ये कुछ नॉर्मल नाम दिए हैं, इससे कि हमारी फिजिकल बॉडी भी साथ में फिट होती है, हमें कॉन्फिडेंस आता है, फिटनेस भी आती है और हमारा पोस्चर भी करेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा है प्राणमय लेवल पे एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल में प्राणमय कोशा है, तो प्राणमय बैलेंसेस क्या, तो प्राणमय बैलेंसेस नर्वस सिस्टम, इमोशनल एनर्जी, स्ट्रेस लेवल्स, ठीक है। तो हमारा प्राणमय जो है वहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है उसको बैलेंस करता है और इमोशनल एनर्जी को अच्छा करता है और हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी सही करता है। अब कौन कौन सी यूजफुल प्रैक्टिसेस हैं, तो अगर हमें नर्वस सिस्टम बैलेंस करना है तो दैट मीन्स कि नाड़ी शोधन लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल को, आपको पता होगा नाड़ी शोधन किस किस को पता है, नाड़ी शोधन भ्रामरी और कपालभाति, यस मैम, पता है। पता है ना सभी को, गुड। तो ये यस मैम। तीनों चीजों की प्रैक्टिसेस से हम लोग नर्वस सिस्टम, इमोशनल एनर्जी, स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज कर सकते हैं, प्राणमय कोशा को भी बैलेंस कर सकते हैं। तीसरा है हमारा मनोमय कोशा, जिसको हम मेंटल लेवल बोलेंगे, प्रत्याहारा एंड माइंडफुलनेस। ये दोनों चीजें हमारी हेल्प करते हैं मनोमय कोशा को बैलेंस करने में। प्रत्याहार बता दिया मैंने, कंट्रोल ओवर सेंसेस, माइंडफुलनेस यानी अपने दिमागी रूप से सारी चीजों के लिए अवेयर रहना। तो इमोशनल कंट्रोल लेकर हम आ सकते हैं, अटेंशन, मेंटल क्लैरिटी, पॉजिटिव थिंकिंग। कौन कौन सी चीजें प्रैक्टिस करना पड़ेंगी, योग निद्रा, योग निद्रा के बारे में भी आप लोगों को पता होगा, ओम चैंटिंग और ब्रीथ अवेयरनेस। तो ये तीनों ही चीजें हमारे मनोमय कोशा को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। इंटेलेक्ट लेवल यानी विज्ञानमय कोशा, इसमें डिसीजन मेकिंग के लिए धारणा जो है, धारणा हमारी हेल्प करती है, कॉन्सेंट्रेशन हमारा हेल्प करता है। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे, क्या सही है क्या गलत है, हम चीज़ों को समझ पाएंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन, डिस्क्रिमिनेशन हम कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए धारणा की प्रैक्टिस हमें करना रहेगी। कौन कौन सी प्रैक्टिस, त्राटक, मंत्र जाप और फोकस्ड ब्रीथिंग, ये 3 प्रैक्टिसेस से ही हम विज्ञान में कोशा कर सकते हैं। स्पिरिचुअल लेवल पर मेडिटेशन जो है वो क्या क्या करता है, जॉय, कंपैशन, पीस और सेल्फ रियलाइजेशन, इन 4 लेवल्स पर काम करता है। उसकी प्रैक्टिसेस क्या क्या हो सकती हैं, ध्यान, लविंग काइंडनेस मेडिटेशन, योगिक साइलेंस यानी मौन, शांत रहना। समझ में आ गया आप लोगों को यहाँ तक? अब ये प्रैक्टिसेस आप लोगों को याद रहेंगी? यस मैम। Yes, तो दैट ma'am. मीन्स
तो दैट मीन्स कि इतनी टफ प्रैक्टिसेस नहीं है, हम अपने कोशास को इजीली बैलेंस कर सकते हैं, बट हम नहीं करते हैं क्योंकि हमारा फोकस अब शिफ्ट हो गया है, मटेरियलिस्टिक चीजों पर हम शिफ्ट हो गए हैं, दैट्स व्हाई। मैम मैम ये योगिक साइलेंस मतलब पूरा चुप हो जाना, मतलब पूरा शांत, मतलब किसी से बात नहीं करना। जितनी जरूरत है सिर्फ उतना बोलना, मौन ज्यादा प्रैक्टिस करना। ऑब्वियसली हम चुप रह के तो काम नहीं चला सकते ऋतु, है ना, तो हमको बोलना तो पड़ेगा, बट हमको सिर्फ उतना बोलना है जितनी हमारी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने अगर आपसे कुछ कहा तो आपको जरूरी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नीचा दिखा के ही आपको सेटिस्फेक्शन आएगा। कई बार आप शांत रह सकते हो, उससे ज्यादा अच्छे से आप आंसर कर पाते हो। किसी ने आपको हाँ या ना में आंसर करा, आपने हाँ या ना बोला, पूरी रामायण नहीं सुनाई। तो जितनी जरूरत है आपको सिर्फ उतने लेवल पे बात करनी है, बहुत ज्यादा बात नहीं करना। मौन की तरफ जितना हम जाते हैं उतना पीसफुल और कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। यस मैम। अब योगिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, ये तो अच्छा हम लोगों ने ऊपर देख लिया, ठीक है, हिंदी में ये पूरा ही कोशास हैं, कोशास की प्रैक्टिसेस हो गई हैं। 6th यूनिट हमारी मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड वेलबींग, ठीक है। इतनी है आपकी 6 के बाद, ठीक है, अभी तो 6th वाली ही काफी बड़ी है हमारी, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ आजकल बहुत ट्रेंडिंग है, हर किसी को मेंटल इश्यूज हैं, हर किसी को स्ट्रेस है। डायबिटीज सबको नहीं है बट स्ट्रेस सबको है, थायराइड सबको नहीं है बट स्ट्रेस सबको है। सबको अपने वेलबींग के लिए काम करना है, मेंटल हेल्थ पर काम करना है। तो हम सब इस चीज से अब काफी ज्यादा फेमिलियर हो चुके हैं, है ना। पहले हम लोगों को नहीं पता था कि स्ट्रेस का क्या मतलब होता है। पहले हम लोगों को नहीं पता था कि मेंटल हेल्थ कैसे खराब होती है। पहले तो मेंटल हेल्थ पे काम करने वालों को पागल का डॉक्टर कहा जाता था या पागल कहा जाता था, लेकिन अब मेंटल हेल्थ के भी टाइप्स हो गए हैं। लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, हर दूसरे इंसान को एंजाइटी इश्यूज है, स्ट्रेस है, मेंटल हेल्थ उनकी खराब हो रखी है। सही बोल रही हूँ मैं, सबके साथ इतना फेमिलियर है यस हम लोग। मैम। तो उसी के लिए हम योगिक पर्सपेक्टिव से हम उस लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। तो मेंटल हेल्थ, वेल बीइंग, यानी मेंटल हेल्थ और अपने आप को सही करना, स्ट्रेस, जिसके टाइप्स, कॉजेस, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहला है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? मेंटल हेल्थ रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ वेल बीइंग इन विच अ पर्सन। अब मैंने यहाँ पे मेंटल हेल्थ को है जो पूरा पैराग्राफ में नहीं, मैंने पॉइंटर्स में उसको ऐड किया है, क्योंकि हमको पॉइंटर्स में याद रहने में आसानी रहती है और लिखने में भी आसानी रहती है, और एग्जामिनर जो चेक करेगा उसके लिए भी क्लैरिटी होती है, पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा कोई भी। तो मेंटल हेल्थ इज रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच अ पर्सन, वो एक इंसान का एक ऐसा स्टेट है वेलबींग का जिसमें कि इंसान जो है रियलाइजेस देयर ओन पोटेंशियल। जब आप उतने सक्षम हो, आपकी दिमागी हालत बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो आप अपना खुद का पोटेंशियल रियलाइज कर सकते हो। मुझे पता है कि मैं 1 घंटे में ये 2 यूनिट्स खत्म कर सकती हूँ, ये मुझे मेरी पावर पता है, ये मुझे मेरा पोटेंशियल पता है। हम सबको पता है कि हम लोग सब मेडिकल प्रोफेशनल्स बन सकते हैं, हम अपनी वो पोटेंशियलिटी पता होने के बाद हम लोग उस चीज़ के लिए आए। दैट मीन्स कि हम लोग मेंटली हेल्दी हैं। दूसरा है कैन कॉप विथ नॉर्मल स्ट्रेसर्स ऑफ लाइफ। नॉर्मल जो स्ट्रेस है उससे हम कॉप अप कर सकते हैं, उससे हम जूझ सकते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कोई हमारी लाइफ में लॉस हो गया, कोई हमारी लाइफ से गुजर गया, कोई हमारा परिवार वाला, मतलब जो भी छोटी मोटी चीज़ें, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स हैं या जो भी हैं पर्सनल हैं, इन सारी चीज़ों के साथ हम लोग कॉप अप कर सकते हैं। आप लोग भी देखते हो कि आजकल कितने केसेस आते हैं कि बच्चों के साथ जो है वो फोन पकड़ा गया और टीचर्स ने उनको डांटा, पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोला तो बच्चे सह नहीं पाए और सुसाइड कर लिया, है ना। या एग्जाम्स में कम नंबर आ गए, सुसाइड कर लिया, बट उनको ये समझ में नहीं आता कि ये एक एग्जाम था, इसके आगे बहुत पूरी लाइफ पड़ी है, एंड दिस इज जस्ट अ न्यू सिंपल थिंग जिसके लिए आप इतना बड़ा कदम उठा रहे हो। तो आगे जाके जो मुश्किलें आएंगी, दैट मीन्स कि वो लोग मेंटली हेल्दी नहीं थे, क्योंकि वो नॉर्मल स्ट्रेसर्स जो हैं उनकी लाइफ के, वो उनके साथ कॉप अप नहीं कर पाए, वो उनको नहीं झेल पाए, ठीक है। कैन वर्क प्रोडक्टिवली, उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। 1 घंटे में मैं आप लोगों को जितना पढ़ा रही हूँ, आप लोग पूरी चीज़ें अच्छे से ग्रास्प कर पाएंगे। दैट मीन्स कि आप लोग मेंटली हेल्दी हैं। जो लोग मेंटली हेल्दी नहीं होते हैं वो लोग उतने अच्छे लेवल पे भी काम नहीं कर सकते हैं,
कैन कंट्रीब्यूट टू देयर कम्युनिटी, वो अपनी कम्युनिटी के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? वो अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं, वो आर्मी फोर्सेस में जा सकते हैं अपने देश के लिए, है ना, वो कमा के दे सकते हैं अपने देश को, अपने देश की अच्छाई के लिए वो काम कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए अच्छे से काम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स वो लोग हेल्दी और मेंटली हेल्दी होते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोले तो मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल वेलबींग। ठीक है, इट अफेक्ट्स। अब अगर मेंटली हेल्थ जो है वो अच्छी है तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सोच कैसे रहे हैं, हम कैसे महसूस कर रहे हैं, हम कैसे एक्ट कर रहे हैं, हम स्ट्रेस को कैसे हैंडल कर रहे हैं, हम दूसरों से कैसे रिलेट कर सकते हैं, हम अपने डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें तब हो पाती हैं जब हम लोग मेंटली हेल्दी होते हैं। मेंटल वेलबींग की हम डेफिनेशन अगर हम देखें तो वेलबींग मीन्स फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड फंक्शनिंग इफेक्टिवली, अपने आप में अच्छा फील करना और इफेक्टिवली फंक्शंस करना। तो इसमें क्या क्या आता है, पॉजिटिव इमोशंस। ठीक है, कि हमारे इमोशंस बहुत पॉजिटिव होंगे, हमारी लाइफ सेटिस्फैक्शन के साथ चलेगी। भले हमारे पास एक कमरे का घर है बट वी आर सेटिस्फाइड, हम इतना नहीं है कि नहीं हम यहाँ नहीं रह सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। सेंस ऑफ पर्पस, हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ का एक्चुअली पर्पस क्या है, अपनी फैमिली को पालना। हम लोग सिर्फ नशा नहीं करेंगे, हमारे पास पैसा है तो हम फालतू उड़ा नहीं रहे जुए सट्टे में, इन सब चीज़ों में। तो जिन्हें उनकी लाइफ का एक्चुअल पर्पस पता है, सेंस पता है, वो लोग मेंटली हेल्दी हैं। रेजिलियंस यानी कैपेसिटी टू बाउंस बैक, अगर कोई इंसान है, बिजनेसमैन है, उनको कभी फ़ायदा होता है कभी नुकसान होता है, हमेशा लाइफ में बेनिफिट्स नहीं चलते। तो अगर मान लो लॉस हो गया लेकिन वो वापस से उठ के अपने लेवल पे अच्छा कर सकते हैं। गुड रिलेशनशिप्स अगर हमारी है, इनर पीस और बैलेंस है हमारी मेंटल और फिजिकल बॉडीज में, तो दैट मीन्स कि हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग मेंटली हेल्दी हैं, हम लोग वेलबींग हैं। ठीक है, मेंटल वेलबींग इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ इलनेस। मेंटल वेलबींग का मतलब वो नहीं है कि उसको डायबिटीज नहीं है, थायराइड नहीं है, पीसीओडी नहीं है, कुछ और नहीं है तो दैट मीन्स कि वो हेल्दी है, बल्कि या उसको कोई शिज़ोफ्रेनिया हेलुसिनेशंस का प्रॉब्लम नहीं है तो वो मेंटली हेल्दी, ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें आप खुश होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, शांत मीनिंगफुल लिविंग आपकी होना चाहिए। दैट मीन्स तब आप मेंटली हेल्दी बन सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक मेंटल हेल्थ सबके लिए? यस मैम। स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस की डेफिनेशन इज स्ट्रेस इज द बॉडीज फिजिकल साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू डिमांड्स और थ्रेट्स, रियल और परसीव्ड। ठीक है, यानी कि फिजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। फिजिकल लेवल पे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस यानी सीधी सी बात है, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी एग्जांपल्स दिए थे जब हम लोगों ने स्ट्रेस की बात की थी, कि मुझे स्ट्रेस कब होता है, जब मैं 90% मार्क्स के लिए मेहनत कर रही हूँ और मेरे नंबर उतने नहीं आए। ठीक है, तो मेरी जो डिमांड है, दूसरा मेरे पास बाइक है, मेरी एक्टिवा है, वो एक अच्छा लेवल है। ठीक है, वो यू स्ट्रेस है, डिस्ट्रेस, दो स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस इज गुड, अगर मुझे एग्जाम के लिए थोड़ा सा भी अगर मैं स्ट्रेस नहीं लूंगी तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। जस्ट लाइक मेरे पास एक्टिवा है, आई एम नॉट पर्सनली सेटिस्फाइड कि मुझे एक्टिवा नहीं, मुझे तो भाई एक्सयूवी चाहिए, मुझे तो भाई बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है, मुझे बलेनो चाहिए, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो उसके लिए मैं अननेसेसरी स्ट्रेस्ड आउट हो रही हूँ। तो इस तरह की जो डिमांड्स हैं, जो रियल और परसीव्ड, कई बार हम अपने आप को ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल देते हैं कि हमने 5-6 चीज़ें लोन पे उठा ली, सडनली हमारी जॉब चली गई, तो हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं। ठीक है, तो वो एक, जब हम फिजिकल बॉडी और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज जो हैं वो स्ट्रेस कहलाते हैं। इट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड और अनेबल टू कॉप, जब हम किसी चीज़ से कॉप अप नहीं कर पाते, हम नहीं समझ पाते। ओवरवेल्म यानी या तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे या तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, वो स्ट्रेस है। हंस सैले जो हैं, हंस सैले के वो हैं राइटर है हमारे, उन्होंने स्ट्रेस को डिफाइन किया है कि द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड, किसी भी चीज़ की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी का सही रिस्पॉन्स ना आना या सही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ना आना स्ट्रेस है। ठीक है, कितने टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं मैंने बताया आप लोगों को, यू स्ट्रेस, ड्यू स्ट्रेस, सबसे यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस, सबसे दो इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस हुए, यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज पॉजिटिव स्ट्रेस, डिस्ट्रेस इज नेगेटिव स्ट्रेस। तो हेल्पफुल यू स्ट्रेस जो होता है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। मैं अगर अपने एग्जाम्स के लिए टेंशन नहीं लूंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं थोड़ी मेहनत नहीं करूंगी, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे अच्छा कर पाऊंगी। तो हेल्पफुल, मोटिवेटिंग और इम्प्रूव परफॉर्मेंस, प्रिपेयरिंग फॉर अ रेस, एग्जाम एक्साइटमेंट।
ठीक है। तो ये सब चीजें ईव स्ट्रेस में आती है। डिस्ट्रेस मतलब नेगेटिव स्ट्रेस होता है जो बहुत हार्मफुल होता है, ओवरवेलमिंग, लीड्स टू एंजाइटी और बर्नआउट। जब हम अननेसेसरी चीजें करना शुरू करते हैं अपने लिए, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब चीजें डिस्ट्रेस का कारण है। एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, एपिसोडिक स्ट्रेस, तीन और हैं, इतने कॉमन नहीं है। नॉर्मली यूस्टेड डिस्ट्रेस की बात होती है। तो एक्यूट स्ट्रेस इज शॉर्ट टर्म, यानी थोड़े टाइम का है। जैसे अरे थोड़ी देर में मुझे किसी ने आके कुछ बोल दिया, या थोड़ी देर का कोई शॉक लग गया, या बहुत तेज आवाज में कुछ हो रहा है, उससे मैं चिड़चिड़ होने लगी। तो दैट इज नॉर्मल एक्यूट स्ट्रेस, जो थोड़ा टाइम के लिए है और इमीडिएट रिएक्शन जिसमें आ सकते हैं। ठीक है। क्रॉनिक स्ट्रेस लॉन्ग टर्म है, परसिस्टेंट स्ट्रेस होता है, यानी जो लंबे समय तक स्ट्रेस में ही रहते हैं। जैसे कि कोई लंबे, किसी ने बोल दिया हमें आपको तो कैंसर है, तो आप उसी स्ट्रेस में लगे हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से भी आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेसेस हो सकते हैं। एपिसोडिक स्ट्रेस की बात करते हैं तो रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ एक्यूट स्ट्रेस, यानी बार बार एक्यूट स्ट्रेस आना, हर थोड़ी देर में स्ट्रेस आउट हो जाना, हर थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाना। फ्रिक्वेंट डेडलाइंस और रिपीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, बार बार किसी से झगड़ा हो रहा है, तो यानी एक्यूट स्ट्रेस जो है उसका बार बार आना एपिसोडिक स्ट्रेस कहलाता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, यानी स्ट्रेसर्स जिसको हम बोलते हैं? पहला है फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, तीसरा सोशल, चौथा एनवायरमेंटल, फिफ्थ इज लाइफस्टाइल रिलेटेड स्ट्रेसर्स। ठीक है। तो देयर आर 5 causes of 5 levels of causes of stressors। फिजिकल लेवल पे नॉइज, यानी ज़्यादा आवाज़ें होने से भी आपको स्ट्रेस हो जाता है। कोई चोट लग गई है, कोई बीमारी हो गई है, नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है, एक्सरसाइज आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पॉल्यूशंस की वजह से भी आपको फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से आपको किसी चीज़ से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे रात में बाहर जाने से डर लग रहा है, ठीक है, और स्टिल मुझे कोई धक्के मार के भेज रहा है या मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ रहा है, तो मुझे उस टाइम पे स्ट्रेस होगा। ओवर थिंकिंग की वजह से हर चीज़ को आप बार बार कंटिन्यू सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, जो चीज़ अब होनी है वो होनी है, बट आप अगर ओवर थिंक कर रहे हो तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करता है। एक्सपेक्टेशंस अगर आप ज़्यादा करोगे, और निगेटिव थॉट्स, ये 2 3 4 चीज़ों की वजह से आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है। सोशल स्ट्रेस आप लोग बहुत जल्दी रिजेंबल कर पा रहे होंगे अपने आप से, क्योंकि स्ट्रेस सबको है, सबको इजीली रीजंस भी पता है। सोशल स्ट्रेस की बात करते हैं तो रोज़ हम कॉर्पोरेट वर्कर्स हैं, या हम कॉलेज में हैं, हम पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में हैं, सब अपनी अपनी जॉब पे, वहाँ पे हमारे कलीग्स, बॉस, मैनेजर्स के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं छोटे मोटे, तो सोशल स्ट्रेस हो जाते हैं। वर्क प्रेशर की वजह से, रिलेशनशिप में इश्यूज हैं हमारे, तो स्ट्रेस हो जाता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा है कि चीज़ें ज़्यादा हैं, पैसे कम हैं, ठीक है, तो ये सोशल स्ट्रेसर्स हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स मतलब हीट, तेज उपज की वजह से, एनवायरनमेंट में नेचुरल डिजास्टर्स, अनफेमिलियर सराउंडिंग्स जहाँ पे हम सही नहीं रह पा रहे हैं, वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं। लाइफ रिलेटेड स्ट्रेसर्स में खाना पीना अच्छा नहीं है, डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है, 12 12 13 13 घंटे का, 18 घंटे के लोगों के काम हो गए, और इरेगुलर रूटीन अगर हमारा है तो वो लाइफ स्टाइल रिलेटेड स्ट्रेसर्स होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कॉजेज ऑफ स्ट्रेसर्स सबको? मैम अनफेमिलियर सराउंडिंग? अनफेमिलियर सराउंडिंग्स का मतलब होता है कि हम ऐसी जगह पे फंस गए जहाँ पे हम किसी को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, और हमारे लेवल पे कोई चीज़ें नहीं हो रही, तो वहाँ भी पहुँचते हैं, या उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है। तो दोज आर द अनफेमिलियर सराउंडिंग्स। क्लियर है? जी मैम। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में बॉडी पे क्या इफेक्ट्स आते हैं अगर आपको स्ट्रेस होता है? तो स्ट्रेस एक्टिवेट्स द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स थ्रू दी एसएनएस, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और हार्मोन्स, जो कि एड्रेनलिन हार्मोन, कॉर्टिसोल हार्मोन निकलता ही है, आपको भी पता है स्ट्रेस में। तो फाइट और फ्लाइट रिएक्शंस जब होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सीधे सीधे हमारे ऊपर, हमारा जो स्ट्रेस है वो इफेक्ट करता है। तो तभी स्ट्रेस की वजह से कितने सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इमीडिएट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? अगर हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है, और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, सांस फूलने लग जाती है, तेजी से लेते हैं हम, हमें समझ में नहीं आता, हमारी प्यूपल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, हमारी मसल्स बहुत तंग हो जाती हैं, और रिलीज ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, और एनर्जी के लिए ग्लूकोज बहुत अच्छे लेवल पे रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? हाई ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए हो गया, आपकी स्ट्रेस नहीं जा रहा, अब आपको हाई ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए हो गया।
आपकी इम्यूनिटी वीक हो गई, जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, आपको हेडेक, माइग्रेन, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्मोनल इम्बैलेंसेस, वेट गेन, वेट लॉस, रिस्क ऑफ डायबिटीज, हार्ट डिसीज। तो दो लेवल पे स्ट्रेस हमको इतना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, फिजियोलॉजिकल एंड इमीडिएट फिजियोलॉजिकल एंड लॉन्ग टर्म फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, दैट मीन्स कि स्ट्रेस हमें नहीं लेना है। स्ट्रेस कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हम लोगों के लिए। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, दिमाग पे क्या क्या असर पड़ सकता है। कॉग्निटिव सिम्टम्स और इमोशनल सिम्टम्स, अगर हम स्ट्रेस ज़्यादा लेंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर भी कम होता है। आजकल हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, इसीलिए अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन पावर इतना कम हो गया है। तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने से कॉन्सेंट्रेशन पावर कम हो जाता है, याद रखने की शक्ति चली जाती है, तो मेमोरी प्रॉब्लम्स होना, याद नहीं रहना कोई भी चीज़, हमेशा कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं। थिंकिंग आपकी हमेशा नेगेटिव हो जाती है कि आपको नहीं पता, आपको हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिखने लग जाते हैं। और इनडिसिसिवनेस, यानी आप कभी भी किसी भी अच्छे निर्णय पे या निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते। तो स्ट्रेस ज़्यादा लेने से इतने सारे कॉग्निटिव सिम्टम्स आ सकते हैं। इमोशनल सिम्टम्स में एंजाइटी, चिड़चिड़ाहट, एकदम भड़क जाना हर चीज़ पे, इरिटेबिलिटी यानी समझ में नहीं आना कभी भी, ऐसे एकदम से पल्स ऊपर नीचे होना, डिप्रेशन में चले जाना, गुस्सा बार बार आना और आपके मूड स्विंग्स होना। बिहेवियरल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, आपको नींद नहीं आती अगर आपको स्ट्रेस ज़्यादा होता है। विड्रावल फ्रॉम, हम दूसरों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, सीमित कर लेते हैं, लोग अपने आप को दिनों, महीनों, हफ्तों, सालों तक कमरे में बंद रखना। ठीक है, ओवर ईटिंग करना, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, या तो बहुत ज़्यादा खाना या तो बिल्कुल नहीं खाना। दो लेवल स्ट्रेस में क्या होता है, जब स्ट्रेस होता है इसीलिए किसी का वेट स्ट्रेस की वजह से कम हो जाता है, किसी का वेट स्ट्रेस की वजह से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं खाते। दो चीजें हैं, इंक्रीज ड्यू टू अल्कोहल, तो शराब पी के सबको ऐसा लगता है कि अब हमारा स्ट्रेस चला जाएगा, हमें बहुत हल्का महसूस हो रहा है, आज मैं स्ट्रेस में हूँ, आज हेडेक है, आजकल बहुत कॉमन हो गया है। तो विल गो फॉर स्मोकिंग, अल्कोहल, इन सब चीज़ों के लिए। रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी बढ़ जाती है। सोशल सिम्टम्स क्या हो जाता है, हम अपने ही लोगों के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं। रिड्यूस परफॉर्मेंस एट वर्क, काम में हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं चल रहा, हमारी मेमोरी अच्छी नहीं चल रही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इतने लेवल्स पे सिम्टम्स आ सकते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे जब हम स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। तो क्लियर है यहाँ तक सबको कॉजेस? जी मैम। ठीक है, गुड। देखते हैं और नेक्स्ट क्या है, अदरवाइज फिर हम कल ही स्टार्ट करेंगे। कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। मैम कॉपिंग कॉपिंग तो स्ट्रेटेजीज वैसे भी लास्ट टाइम भी पढ़ाया था ना आपने, सिमिलर ही होगा ना उसके, नहीं, या थोड़ा सिमिलर होगा नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पर्सनालिटी बेसिस पे अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ओके ओके कॉपिंग मैम। जिसमें मतलब अगर हमारे पास स्ट्रेस ज्यादा हो गया है या हम्म। फ्रस्ट्रेशन लेवल पे हम ज्यादा आ गए, तो हम उस चीज को कॉप अप कैसे कर सकते हैं उन सिचुएशंस पे। तो वो ओके स्ट्रेटेजीज मैम। थोड़ा सा देख लें, शॉर्ट में देख लेंगे, क्योंकि कॉपिंग तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो इसमें यस क्या मैम। difference है वो थोड़ा हम शॉर्ट में देख लेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है देन कल करते हैं क्लास, या पढ़ा देती हूँ मैं, कॉपिंग तो अपन खत्म ही कर देते हैं, खत्म ही हो जाएगा ये, फिर आपका स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट रोल ऑफ योगा। तो कॉपिंग स्ट्रैटेजी मतलब पहला है प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, उस पर फोकस करके आप उस चीज का सॉल्यूशन निकालो। तो दीज स्ट्रैटेजीज एम टू चेंज, रिड्यूस और सॉल्व द एक्चुअल प्रॉब्लम विच इज कॉजिंग स्ट्रेस। यानी हमको पता है कि हमको स्ट्रेस क्यों हो रहा है, मुझे पता है कि मुझे एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस हो रहा है, एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रॉपरली करने लग जाऊंगी तो मुझे स्ट्रेस नहीं होगा, मुझे एग्जाम के एक दिन पहले रात में स्ट्रेस नहीं होगा। हमेशा ये सोचना है कि मैं रात में एक दिन पहले बुक उठा के देख लूंगा, तो वो एक हमेशा के लिए एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो हम उस जड़ को ही खत्म कर देंगे, उसको हम बदल देंगे जो एक्चुअल कॉज है स्ट्रेस का, और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स कैसे हम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की प्लानिंग हम अच्छी करेंगे तो हमें स्ट्रेस कभी भी नहीं होगा। हमको पता है ना कि हमारे 6 महीने बाद या 1 साल बाद एग्जाम्स होंगे, तो हम उसको आज ही से हम धीरे धीरे करके प्लानिंग करके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं आएगी। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, हम सब जगह से इन्फॉर्मेशन अगर हम इकट्ठी करते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता, क्योंकि हमारे पास नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है, समझ में आती है प्लानिंग के लिए। फाइंडिंग एंड अप्लाइंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ढूंढना है और उस चीज़ को अप्लाई करना है।
जॉब चली गई, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, हमको ये समझना है कि हम जॉब कैसे ढूंढें, हम कैसे उस चीज़ को समझें, कैसे क्या करें, कैसे हम वो ईएमआई फुलफिल कर सकते, तब जाके वो चीज़ होगी। सिर्फ बैठ के सोचने से कि हमें स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस लेने से कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो जाती। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग एक्चुअली में आपको करना रहेगी, अगर आप पर्टिकुलरली किसी एक डिसीजन पे पहुंच गए, मुझे एमबीए करना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे मास्टर्स करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं फाइंडिंग एंड अप्लाइंग सॉल्यूशंस, तो ये मतलब डिसीजन मेकिंग अगर मैं लूँगी तो भी मुझे स्ट्रेस नहीं होगा। और टाइम मैनेजमेंट अगर हम करके चलेंगे तो हमें किसी भी लेवल पे स्ट्रेस होगा ही नहीं। व्हेन इट यूजफुल, अब ये कब यूजफुल हो सकता है? व्हेन द प्रॉब्लम कैन बी कंट्रोल्ड और सॉल्व, जब वो अपने कंट्रोल में है और सॉल्व हो सकती है, तब आप इस चीज को कर सकते हो। दूसरा आता है इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। तो इमोशनल फोकस कॉपिंग में क्या होता है? दीज स्ट्रेटजीज फोकस ऑन मैनेजिंग द इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू स्ट्रेस रादर देन चेंजिंग द प्रॉब्लम। ठीक है, यानी ये वो स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपकी इमोशनल रिस्पॉन्सेज जो है उसको कंट्रोल करेगी। प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी, लेकिन अब सीधी सी बात है कि किसी की लाइफ में कुछ भी ऐसे छोटी मोटी सी चीज हो गई तो वो कंटिन्यू रोए जा रहे हैं, ऐसा हो गया, लुट गया, आग लग गई फैक्ट्री में, बिजनेस में लॉसेस हो गए, तो आप इतने इमोशंस को अपने मैनेज नहीं करोगे चीजों, तो आप स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलोगे? तो वो हमको इमोशनल फोकस्ड कॉपिंग करना रहती है। इसके एग्जांपल्स है रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू हम कर सकते हैं, योगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस, शेयरिंग फीलिंग्स विद समवन, हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, हम किसी से बात करके अपना वो स्ट्रेस कम कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग करके कि ठीक है ना, आज बिजनेस में लॉस हुआ है, लेकिन अगले 6 महीने में मैं उतनी मेहनत करके वापस से वो बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। तो ये एक पॉजिटिव थिंकिंग या स्पिरिट होती है अच्छी चीज के लिए। व्हेन इज इट यूजफुल? जब प्रॉब्लम आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास टाइम है रिजॉल्व करने के लिए। ठीक है, आपके पास 6 महीने हैं वापस से वो बिजनेस खड़ा करने के लिए। क्लियर है दोनों चीजें कॉपिंग स्ट्रेटेजीज में? यस यस मैम। मैम। रूप ऑफ योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या है वो हम लोग कल देखेंगे। सभी लोग टाइम से ज्वाइन करेंगे 10 AM पे, तो 10 से 12 या सर अगर बोलते हैं कोई और टाइम तो ठीक है। तो सी यू टुमारो, और टाइम से ज्वाइन कीजिए ताकि फटाफट हम लोग ये सिलेबस भी एंड अप करें। ठीक है, श्योर मैम। ओके, टेक थैंक यू केयर, मैम। जय श्री कृष्णा। हैव अ ग्रेट इवनिंग। जय श्री बाय। कृष्णा, सेम टू यू, बाय बाय।